टुडेज जीके में आपका स्वागत है। प्रिय व्यूअर्स, 9 मई के एपिसोड की प्रश्न संख्या 7 में हमसे प्लेट के स्तर पर कुछ त्रुटि हो गई थी। प्रश्न के प्लेट में सही नहीं है की जगह सही है लिखा गया था। सही प्रश्न इस प्रकार होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यमु के नाम से भी जाना जाता है। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? हालांकि ये वॉइस ओवर में ठीक बोला गया था। इस प्रश्न से संबंधित दोनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी यानी दोनों में से कोई नहीं सही उत्तर है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हायनमू 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? रूस, चीन, उत्तर कोरिया या फिर दक्षिण कोरिया? दक्षिण कोरिया ने हाल ही में हायनमू 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह परीक्षण दक्षिण कोरिया के पश्चिमी तट पर स्थित अनहुंग प्रोविंग ग्राउंड्स से किया गया। हायनमू 4 जैसी मिसाइल दक्षिण कोरिया को भविष्य में कम पेलोड के साथ एक ही बूस्टर का उपयोग करने में सक्षम बना सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई, 11 मई, 12 मई या फिर 13 मई? सही उत्तर है 11 मई। भारत में 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत की विज्ञान में दक्षता और प्रौद्योगिकी में विकास के साथ साथ वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को भी याद करता है। इस दिन के अवसर पर रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस यानी रीस्टार्ट नामक शीर्षक से एक उच्च स्तरीय डिजिटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैधानिक निकाय टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोर्ड यानी TDP और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस राजस्थान के पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण की सफलता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 11 मई 1998 को पोखरण का परमाणु परीक्षण हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन शक्ति के बाद भारत को एक पूर्णकालिक नाभिकीय देश घोषित किया था। इस कदम से भारत नाभिकीय क्लब में शामिल होने वाले छठे देश के रूप में कामयाब हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है 11 मई। अगला सवाल, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक्सप्लोरिंग रिवर नीला नामक शीर्षक से एक वेबिनार सीरीज का आयोजन किया है? पर्यटन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय? सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के 17वें सत्र का आयोजन किया। इस बार के वेबिनार सीरीज का शीर्षक था एक्सप्लोरिंग रिवर नीला यानी नीला नदी की खोज। नीला नदी को भारत पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस वेबिनार के जरिए इस नदी के तटीय क्षेत्र के कम ज्ञात शहरों और गांवों के बारे में बताया गया था। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज का मकसद घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कागजों और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के लिए डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर DRUVS को विकसित किया है? ICMR, CSIR, IIT मद्रास या फिर DRDO? सही जवाब है DRDO। DRDO ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर नामक एक स्वचालित UV सिस्टम विकसित किया है। इस सिस्टम को DRDO की हैदराबाद स्थित प्रमुख प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI द्वारा बनाया गया है। इस UV सिस्टम को विकसित करने का मकसद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कागजों और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करना है। इस सिस्टम के जरिए मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेक, चालान, पासबुक, कागज, लिफाफे आदि को सैनिटाइज किया जा सकेगा। इसके अलावा रिसर्च सेंटर इमारत ने एक स्वचालित करेंसी सैनिटाइजिंग डिवाइस भी विकसित किया है। इस उपकरण का नाम नोट्स क्लीन रखा गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल, टोडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से है? दार्जिलिंग हिल्स, अरावली हिल्स, नीलगिरी हिल्स या फिर नागा हिल्स? सही जवाब है नीलगिरी हिल्स। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में टोडा कसीदेकारी मास्क काफी चर्चा में है। नीलगिरी की लगभग 100 से अधिक महिलाओं और देशज टोडा कारीगरों ने स्थानीय निवासियों, पुलिस और सैनिटरी वर्कर्स के लिए हजारों स्टाइलिश और कढ़ाई वाले मास्क बनाए हैं। कपड़े से बने इन मास्क में टोडा कलाकारी से एम्ब्रॉयडरी की गई है। एक मास्क की कीमत लगभग 250 रुपये है। नीलगिरी को दरअसल द ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पनियान और कट्टुनैकन जनजातियां रहती हैं। भारत सरकार ने इन 6 जनजातियों की पहचान प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में की है।
नीलगिरी के जंगल इन जनजातियों के घर हैं। इन 6 समूहों में टोडा जनजाति के लोग कसीदेकारी के लिए मशहूर हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मिशन के तहत भारतीय नौसेना का जहाज केसरी मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हुआ है? ऑपरेशन समुद्र सेतु, मिशन सागर, मिशन हिंद महासागर, ऑपरेशन हिंद सेतु। सही जवाब है मिशन सागर। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज केसरी को मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना किया गया है। इसे मिशन सागर के तहत रवाना किया गया है। यह मिशन रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के समन्वयन के साथ चलाया जा रहा है। खाद्य वस्तुओं, HCQ गोलियों सहित कोविड-19 से संबंधित दवाइयों और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं तथा चिकित्सा सहायता दलों के साथ केसरी को रवाना किया गया है। भारत का यह कदम इस क्षेत्र में पहले रिस्पॉन्डर के रूप में भारत की भूमिका के अनुरूप है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल चगताई मूल से संबंध रखते थे। मुगलों की मातृभाषा तुर्क थी। चगताई तुर्क स्वयं को बाबर के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते थे। अकबर ने दरबार की मुख्य भाषा फारसी को बनाया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में फारसी साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में काफी फली फूली। चूंकि मुगल खुद को चगताई मूल का बताते थे, अतः तुर्क उनकी मातृभाषा हुआ करती थी। बाबर ने अपनी कविताएं और संस्मरण इसी भाषा में लिखे थे, लेकिन अकबर ने फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। आपको बता दें कि चगताई तुर्क स्वयं को चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, पुस्तक और उसके लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अकबरनामा अबुल फजल, आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम, मुंतखाब उत तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी, बादशाहनामा गुलबदन बेगम। सही जवाब है ऑप्शन डी। मुगलों से जुड़ी कई पुस्तकें काफ़ी प्रसिद्ध हुई हैं जो मुगल शासकों के इतिहास को दर्शाती हैं। अकबरनामा की रचना लेखक अबुल फजल ने की थी, जिसका पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। अकबरनामा को फारसी में लिखा गया है। आलमगीरनामा की रचना मोहम्मद काजिम ने की थी। आलमगीर दरअसल मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी थी। आलमगीरनामा में औरंगजेब के शासन के पहले 10 सालों के इतिहास का संकलन है। मुंतखाब उत तवारीख के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी हैं। बादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। अब्दुल हमीद लाहौरी अबुल फजल का एक शिष्य था। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। इस तरह ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में जेसुइट धर्म प्रचारक आए थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? सही जवाब है अकबर। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनयिकों के विवरण से प्राप्त हुई। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृतांत सबसे पुराना है। ईसाई धर्म के विषय में जानने की अकबर में काफ़ी दिलचस्पी थी। उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा था। पहला शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा और लगभग 2 सालों तक रहा। इन लोगों ने अकबर से ईसाई धर्म के विषय में काफ़ी जानकारियां साझा की थीं। इसके बाद 1591 और 1595 में लाहौर के दरबार में 2 और शिष्टमंडल भेजे गए थे। तो इस तरह सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान 4 तस्लीम और जमीनबोसी के तरीके अपनाए गए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? सही जवाब है शाहजहां। अकबर के दरबार में कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी दाएं हाथ की हथेली को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। इसके अलावा सिजदा अथवा दंडवत लेटना आत्मनिवेदन का सबसे अच्छा रूप हुआ करता था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम और जमीनबोसी के तरीके अपनाए गए थे। अभिवादन का 4 तस्लीम तरीका दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता था। इसमें हथेली ऊपर की ओर होती है। इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति खड़ा होता है और हथेली को सिर के ऊपर रखता है। ऐसी तस्लीम 4 बार की जाती है। यहाँ तस्लीम का शाब्दिक अर्थ है आत्मनिवेदन से, जबकि जमीनबोसी का अर्थ जमीन को चूमने से है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है शाहजहां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामायण का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के रूप में किया गया था।
अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है। आईने अकबरी अकबरनामा की तीसरी जिल्द है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। सही जवाब है ऑप्शन बी। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों का फारसी अनुवाद करने का आदेश दिया था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के रूप में किया गया था। 1589 में शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 सालों तक काम किया था। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया था। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के 30 सालों तक का मानव जाति का इतिहास है। दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासनकाल पर खत्म होती है, जबकि आईने अकबरी अकबरनामा की तीसरी जिल्द है। आइए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 की एंटीबॉडी का पता लगाने वाली एलिसा नामक देश की पहली स्वदेशी किट विकसित की है? ICMR, CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे या फिर DRDO? तो अभ्यास प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में इस अभ्यास प्रश्न के जवाब के साथ और नए सवालों और उनके जवाबों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।